वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। और आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका सर्किट डायग्राम किस तरह का होता है, किस तरह से हम इसके ज़रिए किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इसके अलावा इसके और कौन कौन से एप्लीकेशंस है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वोल्ट मीटर से। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को। सपोज करो ये पॉइंट ए है, इनके बीच का कोई रेजिस्टर लगा हुआ है आर एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए और बी के बीच का अगर हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो ए और बी के क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और ये वोल्ट मीटर हमें वैल्यू दे देता है पोटेंशियल ड्रॉप का जो ए और बी के क्रॉस हो रहा हो। वोल्ट मीटर के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में मजीद बात करेंगे। पर इस वोल्ट मीटर में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इट ड्रॉस करंट। दी वोल्ट मीटर ड्रॉस करंट, ये करंट को ड्रा करता है। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है करंट टाइम्स दी रेजिस्टेंस। सपोज करो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा था तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आई इनटू आर। अब अगर ये पोटेंशियोमीटर कुछ करंट ड्रॉ कर ले यहाँ से, अगर ये सपोज करो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा इसके क्रॉस, ये अगर 0.1 एम्पियर का करंट बी यहाँ से ड्रॉ कर ले तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 10 की बजाय 9.9 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एंड बजाय 10 क्रॉस आर के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर होगा 9.9 टाइम्स आर। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये करंट ड्रॉ करता है और उस करंट ड्रॉ करने की वजह से यानी इसकी तरफ कुछ करंट फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला है ए और बी के बीच में वो इनकरेक्ट होगा, उसमें कुछ एरर होगा एंड दिस एरर इज बिकॉज वोल्ट मीटर हैज ड्रॉन करंट फ्रॉम दी सर्किट। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस वजह से हम हाई भी रखते हैं ताकि इसकी वो तरफ कोई करंट फ्लो ना कर ले। ये वोल्ट मीटर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तब देगा कि जब इसकी तरफ फ्लो करने वाला करंट जीरो हो, यानी इसकी तरफ जो करंट जाएगा वो जीरो हो या इसकी तरफ कोई करंट ही ना जाए, जिस केस में ये आइडियल वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो वोल्ट मीटर जो हमें पोटेंशियल की वैल्यू देता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम वोल्ट मीटर को यूज क्यों करते हैं। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस, स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल है और कन्वीनियंस की वजह से, यानी हम इससे बहुत ईजिली जो है वो वैल्यूज ले सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए स्कूल लैब्स में ये अच्छे तरीके से काम करता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस इन मेजरमेंट्स वोल्ट मीटर इज यूज्ड। अगर हमने करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है दो पॉइंट्स के बीच में तो हम डिजिटल वोल्ट मीटर को यूज कर सकते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर जो होता है वो हमें करेक्ट वैल्यू देता है पोटेंशियल ड्रॉप की। इसी तरह से जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी एग्जैक्ट पोटेंशियल हमें मेजर करके देता है। बट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है प्लस डिफ़िकल्ट टू यूज़, इनको यूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू यूज़। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए जो हमें पोटेंशियल भी एक्यूरेट मेजर करके दे दे, एक्सपेंसिव भी ना हो और उसका यूजेज भी डिफ़िकल्ट ना हो। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज पोटेंशियोमीटर। A very simple instrument which can measure and compare potential differences accurately is known as potentiometer. अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है। तो पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी होती है। दिस इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें यहाँ पे एक बैटरी रहेगी जिसकी ईएमएफ को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक वायर होता है, एक लंबा चौड़ा वायर 4-5 मीटर का वायर होता है। इन इंड्स को मैं नाम देता हूँ ए बी, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, एल एम पी क्यू जो भी हो, मैंने ए बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये जो वायर है, दिस वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्यों इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दिस वायर हैज टू बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन।
हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो जितना हम ज्यादा लेंथ लेंगे वायर का उतना हमें ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा। एक्चुअली जो आप लोगों को लैब में दिखने वाले हैं ये पोटेंशियोमीटर्स, आप लोग इनके एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, ये आप लोग के लैब में अवेलेबल है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। दिस इज द वायर, यहाँ पे इस तरह से इसको राउंड्स में घुमाया जाता है इस तरह, एंड देन और ये जो लगी है दीज आर मेटालिक प्लेट्स या थिन प्लेट्स है, ये दीज आर थिन मेटालिक प्लेट्स जिसके साथ इन वायर्स को कांटेक्ट में लाया जाता है, इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से घुमाने का मकसद क्या होता है वायर का, इसका मकसद ये होता है कि वायर जो है वो लेस स्पेस कवर कर ले। अभी 4-5-6 मीटर का वायर अगर हम इसी तरह रखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेरेगा और पोटेंशियोमीटर से गजब बन जाएगा। ताकि ये कम स्पेस घेरे इसको राउंड्स में घुमाया जाता है। सो जो बेसिक प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, इट इज अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय बैलेंसिंग इट अगेंस्ट ए नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। किसी नॉन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को आप लोग थोड़ा सा बेहतर समझ लेंगे जब हम ये पढ़ लेंगे कि कैसे हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। सो अभी बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल के, किस तरह से पोटेंशियोमीटर के जरिए हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं कि किसी भी सेल की ईएमएफ को फाइंड करने के लिए जो सर्किट डायग्राम रहता है वो किस शेप का होता है। दिस इज द नॉन ईएमएफ, और ये जो ई एक्स है इसके ईएमएफ को हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लगा हुआ एक गैल्वानोमीटर, इसका पर्पस क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। और ये है इट इज ए जॉकी, इट इज ए जॉकी, यहाँ पे इसका ये पिन रहता है जिसको यूज करके हम इस वायर को टच करेंगे। तो हमने इस जॉकी को मूव करना है इस वायर के अलोंग, ये जो वायर ए बी है इसके अलोंग हमने मूव करना है इस तरह से रैंडम पोजीशन पे। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, सपोज करो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ इस ए बी वायर को, एंड दिस इज दी जॉकी। तो सपोज करो हमने यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया, टच कर लिया, तो इसका और गैल्वानोमीटर ने सपोज इस तरह का डिफ्लेक्शन शो कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि करंट इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फिर हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। एंड सपोज यहाँ पे जब हमने अटैच कर लिया तो गैल्वानोमीटर ने ये शो कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसका नीडल सीधा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा और करंट नहीं होगा। तो तब तक हमने इस जॉकी को मूव करना है जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो ना कर ले, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वानोमीटर के क्रॉस जब करंट जीरो हो जाए उस पॉइंट पे आके हमने जॉकी को छोड़ना है। एंड सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पे गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट जीरो हो जाता है, उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस वायर ए बी का जो लेंथ है वो मैंने एल लिया हुआ है, टोटल लेंथ इज एल, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैं आर लेके चलता हूँ। तो जब गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट जीरो हो जाएगा और वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, देखो करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो करेगा फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर और इस सी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया। अगर इनका पोटेंशियल सेम नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता, तो फिर करंट फ्लो कर जाता इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में और गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर देता। तो अभी यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल जो है इट बिकम्स इक्वल टू दी पोटेंशियल एट सी। जो सी के ऊपर पोटेंशियल है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूं कि जो ई एक्स है यानी ईएमएफ है बैटरी का, वो वी ए सी के बराबर हो गया, यानी जो ड्रॉप है यहां से सी के ऊपर। देखे यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू ई है, सी के ऊपर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ई से जितना ड्रॉप इसमें हो गया होगा, ए सी के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो गया होगा। सो सी पे जो पोटेंशियल है एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है दे आर एट द सेम पोटेंशियल, दिस मीन्स दैट जो ई एक्स है दिस हैज बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ए सी। सो ई एक्स को मैं लिख सकता हूं वी ए सी, वी ए सी को मैं लिख सकता हूं
जो पोटेंशियल ड्रॉप है क्रॉस AC इट इज करंट टाइम्स इट रेजिस्टेंस। तो चूंकि अभी लेंथ कम हो गया है और सपोज मैं इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करता हूँ AC का जो लेंथ है, और इसके रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I/R। अभी ओरिजिनल केस में अगर मैं करंट को लिख लूँ तो करंट विल बी दी टोटल EMF अपॉन दी टोटल रेजिस्टेंस विच इज R। तो करंट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ E/R टाइम्स स्मॉल r। तो EX की वैल्यू बन गई R/R इंटू E। अभी मैं चूंकि R और R का हमें पता नहीं होता तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ में इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो L/A, जो स्मॉल r है वो बराबर हो जाएगा रो L बाई द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाय जो कैपिटल R है वो हो जाएगा रो कैपिटल A अपॉन A। ये रो कैंसिल A कैंसिल एंड EX बन जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इनटू E एंड दैट्स फाइन। EMF जो अननोन था वो हमें मिल गया। ये जो E है ये तो हमें नोन है। स्मॉल l यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर के नीचे इसके साथ यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है, यहाँ पे होता है एक स्केल, इस तरह एक स्केल लगा होता है जिसमें 0 से लेके 100 तक वैल्यूज होती है सेंटीमीटर में। तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि यहाँ तक डिस्टेंस कितना है A से C तक, उसकी वैल्यू आ जाएगी स्केल से। इस तरह टोटल लेंथ का भी हमें पता है कि टोटल लेंथ कितना है वायर का। सपोज करो वायर में 5 टर्न्स है, इस तरह से 1 टर्न, फिर सेकंड टर्न, फिर थर्ड टर्न, फिर फोर्थ टर्न, इस तरह से 5 टर्न, और चलो मान लेते हैं कि उसमें 6 टर्न्स है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 6 इंटू 100 विच इज 600 सेंटीमीटर। तो कैपिटल L की वैल्यू भी हमें मिल गई स्केल से। लेंथ्स दोनों लेंथ्स को हम स्केल से मेजर करेंगे तो हमें EX की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अननोन EMF को फाइंड कर सकते हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अभी गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर ने एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर ली। मैंने कहा था कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है जबकि वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने EX को तब फाइंड कर लिया जब गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट 0 हो गया, व्हेन दी सेल और दी गैल्वानोमीटर ड्राज नो करंट फ्रॉम दी सर्किट। तो तब जाके ये हमें क्या देगा, एक्यूरेट EMF देगा। अभी दो बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन इज कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दे शुड बी कनेक्टेड टू दी सेम A, या मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए आपस में। आप इस तरह से नहीं लगा सकते कि यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल इसके साथ कनेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि फिर ये गैल्वानोमीटर बैलेंस ही नहीं होगा, इसके क्रॉस करंट कभी 0 ही नहीं होगा। यहाँ पे इस तरफ करंट जाएगा और इस तरफ करंट जाएगा, ये भी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब इस केस में होगा तो फिर ये अपोज नहीं करेंगे और गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट 0 नहीं होगा। सेकेंड बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये है कि जो EX है दिस मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू E। ये जो है ये EX E से कम होगा। अगर EX ग्रेटर था E से तो फिर इसके EMF को आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बैलेंसिंग कंडीशन को यूज करते हैं। अभी सपोज EX अगर लेस है E से तो यहाँ पे कहीं पे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, यानी EX इतने ड्रॉप के बराबर हो जाएगा या इतने ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। जब इसका इससे ज्यादा ही हो तो फिर वो तो कहीं बाहर आके बैलेंस करेगा ना यहाँ पे, तो फिर आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। कभी भी गैल्वानोमीटर आपको 0 करंट नहीं देगा। पोटेंशियोमीटर से आप दो सेल्स के EMF को भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक EMF सोर्स है E1 और दूसरा EMF सोर्स है E2, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इनके EMFs का रेशो क्या है। EMF का रेशो मतलब कि सपोज करो एक का जो EMF है वो 200 वोल्ट है, दूसरे का सपोज करो मान लो 100 वोल्ट है, तो E1 रेशो E2, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि E1 बाई E2 हो जाएगा 200 अपॉन 100 विच इज 2/1 और सिंपली 2:1। तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि एक जो EMF सोर्स है वो कितने गुना जो है दूसरे सोर्स ऑफ EMF से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको ये रहेगा कि अगर आपके पास एक नॉन EMF है E1 और आपने ये कंपैरिजन कर ली, रेशो का पता चल गया आपको, उसमें एक नॉन है, तो आप दूसरे अननोन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं।
यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स है, एक ईएमएफ सोर्स E1 है और दूसरा ईएमएफ सोर्स E2 है। यहाँ पे दो स्विचेस लगे हुए हैं S1 एंड S2। अभी हमने क्या करना है, E1 और E2 के ईएमएफ्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम S2 को जो है वो ओपन ही रखते हैं और S1 स्विच को क्लोज कर देते हैं। इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट इस पाथ से फ्लो करेगा टिल दी गैल्वानोमीटर। यहाँ पे इसके हेड पे एक जोकी रहती है, तो हम उस जोकी को इस वायर के अलोंग मूव करेंगे। सपोज करो यहाँ पे हमें वो नल पॉइंट मिल गया या वो बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, तो उसको मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमने अगर स्विच S1 को कनेक्ट किया हुआ है और गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर लिया या नो डिफ्लेक्शन शो कर लिया। तो इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ कि ये जो लेंथ है दिस इज L1 while the total length of the wire is capital L। फिर हम क्या कर देंगे कि इसको ओपन कर देंगे वापस और इस 2 को क्लोज कर देंगे, इस 2 स्विच को क्लोज कर देंगे। फिर हम जोकी के हेड को क्या करेंगे, वो मूव करेंगे और जहाँ पे बैलेंस करे वो पॉइंट हम नोट कर देंगे। तो सपोज करो जोकी कहीं यहाँ पे बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस पूरे लेंथ को यहाँ से लेके ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसको मैं बोल देता हूँ L2। तो हमने पहले पढ़ा था कि EMF ऑफ 1 होगा L1 अपॉन कैपिटल L इनटू द EMF टोटल, और जो EMF 2 होगा वो बराबर हो जाएगा L2 अपॉन L इनटू द EMF। और अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहे E1 बाई E2 तो E1 बाई E2 हो जाएगा L1 अपॉन कैपिटल L इनटू E डिवाइड बाय L2 अपॉन L इनटू E। E कैंसल्स आउट, L कैंसल्स आउट और बचा E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो L1 और L2 दोनों नॉन होते हैं, हम स्केल से इनको रीड कर देते हैं। तो जो रेशो है E1 एंड E2 हमें पोटेंशियोमीटर से मिल जाती है। तो जो EMF है दो सोर्सेस का, उसका रेशो किसके बराबर होता है? अगर आप लोगों से कोई पूछे, it is just equal to the ratio of their lengths or the ratio of their balancing lengths। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के, पोटेंशियोमीटर के कौन कौन से एप्लीकेशंस है? तो जो पहली तीन है दे आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ सेल। आप पोटेंशियोमीटर के जरिए किसी सेल के EMF को फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी इसी लेक्चर में पढ़ा। आप इसे दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं एंड द वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इसको फाइंड कर सकते हो। आप पोटेंशियोमीटर के जरिए करंट को फाइंड कर सकते हो। एमीटर ओल्ड मीटर को आप कैलिब्रेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, हमने पहले बताया था कि जो वोल्ट मीटर्स होते हैं वो एक्यूरेटली आपको वोल्टेज मेजर करके नहीं दे सकते अंटिल उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो। जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उनका होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तभी वो आपको क्या करेंगे, एक्चुअल रीडिंग देंगे। तो हम वोल्ट मीटर के केस को लेते हैं, उनके कैलिब्रेशन को स्टडी करते हैं। तो आप एक EMF सोर्स E को ले ले, उसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लेके इस EMF सोर्स को सर्किट में कनेक्ट कर दे और वोल्ट मीटर के जरिए क्या कर ले, आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले। फॉर द सेकंड टाइम आप पोटेंशियोमीटर के उठा के इसी सेम सर्किट में क्या करें आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें। तो लाजमी बात है कि दोनों, अगर वोल्टमीटर आइडियल नहीं है तो दोनों की रीडिंग्स में डिफरेंस होगा और उन डिफरेंस से पता चल जाएगा कि इनमें कितना एरर है। सपोज करो अगर वोल्टमीटर ने 6 वोल्ट दे दिया और पोटेंशियोमीटर ने 6.2 वोल्ट दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि इस वोल्टमीटर में 0.2 वोल्ट का एरर है या इतना एरर ये कास्ट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आप फिर क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स जो है वो कर लेंगे। आप एक चार्ट बना देंगे कि यार अगर ये 3 वोल्ट दिखा रहा है तो आप इसमें 0.18 कर दे, इसका मतलब ये कि एक्चुअल 3.1 है। सपोज करो इसी वोल्ट मीटर को आपने सर्किट में लगाया और वोल्टेज 18 वोल्ट आया, तो फिर आप कहेंगे लोगों से कि आप इसमें 18 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0.18 कर दे, यानी एक्चुअल रीडिंग 18.6 वोल्ट हो जाएगी। तो आपने क्या कर लिया, वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट कर लिया। कैलिब्रेट का मतलब यही होता है कि आप एक इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को किसी करेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है। तो ये जो तीसरा था मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसका आप लोगों की बुक में जिक्र नहीं है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ करंट, इसका भी जिक्र नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।